हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ्स क्लासेस में। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 10 हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही सरल रस के बारे में। आपके कक्षा 10 हिंदी में सिर्फ 2 ही रस दिए हैं। पहला है हास्यरस, पहला दिया है हास्यरस, दूसरा दिया है करुण रस। ये 2 ही रस दिए गए हैं और ये दोनों के दोनों हर साल पेपर में आते हैं। ये तो फिक्स्ड हैं, ये तो आने ही आने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। एक सबसे सरल परिभाषा हम आपको बताने वाले हैं और एक ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे याद करना है, पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको उसको कैसे हल करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बने रहिए एंड तक। हम आपको ही ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो देने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है स्काई मैथ चैनल सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे हमारा चैनल का नाम स्काई मैथ क्लासेस लिखा हुआ आ रहा होगा और इसके सामने जस्ट सामने ये बटन आ रहा होगा ब्लैक में कि सब्सक्राइब। आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। बस चैनल सब्सक्राइब हो गया। इससे क्या होगा, हम जब भी आपको एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप उसको देख पाएंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। देखते हैं। देखिए, आपके चैप्टर में बुक में जो चैप्टर दिया गया है उसका पूरा एक नाम है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आता है सबसे पहला रस। रस क्या है, तो देखिए रस की परिभाषा पढ़ते हैं। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने तथा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। मतलब आचार्यों बहुत ऋषि मुनि ज्ञाता, इन्होंने रस को क्या कहा है, काव्य की आत्मा। जब कोई काव्य हम पढ़ते हैं तुम्हारे अंदर एक प्रेम की भावना, एक हंसी की भावना, जो भी भावना उत्पन्न होती है वो सब रस के ही अंतर्गत आती हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि काव्य की आत्मा किसे कहा गया। तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। कविता पढ़ने, मान लीजिए कोई कविता पढ़ रहे हैं हम या कोई नाटक देख रहे हैं, तो पाठक मतलब पढ़ने वाले को, दर्शक यहाँ पे कहा होगा दर्शक, तो दर्शक मतलब देखने वाले को जो आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। मान लो कविता अच्छी है, पढ़ने में आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, तो वो भी एक रस ही है। कविता एक वीरता से परिपूर्ण है, उसमें जैसे कि झांसी की रानी कविता है कि खूब लड़ी मर्दानी में, तो झांसी वाली रानी थी, उसमें वीरता का परिचय होता है अपना, तो उसमें एक उसका एक वीर रस है। ठीक है, अब देखते हैं कि रस के 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से अंग माने गए हैं? पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। अब देखिए, ये मैंने पढ़ाया, इसमें से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से वही बनेगा, कौन सा, कि काव्य की आत्मा किसे कहा गया। तो काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन बनेगा वो अब यहाँ से बनेगा। देखिए, ये है स्थायी भाव, ये है स्थायी भाव और ये है रस। आपके हिंदी के पेपर में एमसीक्यूज में ये पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन देख के लगाना है। सर, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य रस का क्या है? हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव भय। बीभत्स का जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय। शांत का निर्वेद। अब मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्थायी भाव आपको जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबसे पहला इसमें है श्रृंगार रस। सबसे पहला आता है श्रृंगार रस, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हास रस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है करुण रस, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आता है वीर रस। ये 4 ही ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास। तो यही अगर 4 आप याद कर लेते हैं तो यही आपके लिए काफ़ी है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें जरूर याद करके जाइएगा। अब चलिए देखते हैं कि हास रस होता क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपके सिलेबस में मात्र 2 ही रस दिए गए हैं। सबसे पहला है हास रस, सबसे पहला दिया गया है उसमें हास रस, दूसरा दिया गया है करुण रस। तो देखिए हास रस क्या होता है, ये आपकी किताबी परिभाषा है। अगर आप चाहें तो ये आप कर सकते हैं और ये भी ना चाहें तो मैंने आपको एक सरल, जो मैंने आपको बताई सबसे सरल परिभाषा, एक ट्रिक से परिभाषा दी गई है, वो ये वाली परिभाषा है। आपको सिर्फ बॉक्स में दिख रही है, पीले बॉक्स में। ये है बहुत सरल, इसे बच्चा बच्चा याद कर सकता है। आप चाहें तो एक बार में पढ़ के याद कर सकते हैं। देखिए, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। क्या है कि जब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास। तो जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए हास रस होता क्या है, सीधी सीधी समझिए। हास रस का मतलब होता है हंसी। किसी चीज़ को हम देखें, कोई चीज़ ऐसी देखने के मन में हंसी आती रहे, मन में हंसी का उत्पन्न होना ही हास रस का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप ऐसे देख लीजिए, अगर मन में हंसी आई तो वहाँ हास रस है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के वेशभूषा, आकार, चाल आदि को देखकर मन में हंसी आ जाए, ये मैंने इतनी सरल परिभाषा आपको कर दी है कि इसे बच्चा बच्चा याद कर लेगा। हंसी आ जाए तो वहाँ हास रस क्या उत्पन्न होता है। देखिए, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने कैसे फटे पुराने या कोई ऐसे कपड़े पहन लिए, इसे देख के मन में हंसी आ रही है कि देखिए वो कैसा जा रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने या कैसे चाल में चल रहा है, कैसे मस्ती वाली चाल में चल रहा है, उसको देख के हंसी आ रही है मन में, तो समझ लीजिए वहाँ हास रस का उत्पन्न हो रहा है। सीधी सीधी बात है, हास रस मतलब हंसी। आप हंसें, ऐसी चीज़ जिसमें आप हंसें, वहाँ हास रस का उत्पन्न होता है। देखिए, इसका उदाहरण, सबसे अच्छा जो उदाहरण मैंने दिया है वो ये है कि हाथी जैसी देह, हाँ, हाथी जैसी देह है तुम्हारी, कैसी देह है? हाथी जैसी देह और गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। हाँ, इसको पढ़ के मन में हंसी आई कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल और तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। इसके मन में हंसी आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप ऐसे समझ लीजिए, जिस किसी छंद को, किसी कविता को, किसी नाटक को देख के या पढ़ के मन में हंसी आ जाए तो वहाँ हास रस होता है। चलिए अगला है, देखिए अगला है करुण रस। करुणा करो कष्ट हरो। इसमें आपको पहले ही पता पड़ रहा है, करुण तो यहाँ दुख की बात की होगी। पहला है हास रस, उसमें हंसो। दूसरा है करुण रस, इसमें रो। सीधी सीधी बात है, हंसो रो। इसमें देखिए क्या है, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ भी मैंने आपको 2 परिभाषाएं दी हैं, आपको जौन सी अच्छी लगती है आप वो याद करिए। ये किताबी भाषा है और ये सरल रूप में बनाई गई, एक ट्रिक के रूप में बनाई गई एक ऐसी परिभाषा है जिसे छोटा से छोटा बच्चा याद कर लेगा। क्या है, जब किसी, देखिए
जब किसी अपनी प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना या किसी अपने व्यक्ति के नाश हो जाने से मन में दुख उत्पन्न होता है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। मान लो आपको कोई खिलौना लाए मेले से, छोटे बच्चे मान लो खिलौना लाए और वो टूट गया, बच्चा रोता है, दुखी होता है, तो ऐसे वहाँ करुण रस की उत्पत्ति है। कोई भी प्रिय वस्तु है, कोई अपना व्यक्ति, सगा व्यक्ति है, उसका अचानक देहांत हो जाए, मन में दुख होता है, वही आपकी करुण रस है। सीधी-सीधी बात है, हास्य रस में हँसना होता है, करुण रस में रोना होता है। जब कोई भी व्यक्ति के नष्ट हो जाने में, बार-बार उसे बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति के नष्ट हो जाने में मन में दुःख उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। सीधी-सीधी ये समझिए, आपकी कोई प्रिय वस्तु आप लेके आए, वो टूट जाए, मन में दुखी हुए, आप रोएँ, तो वो करुण रस का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये उस समय का उदाहरण है जब श्रवण कुमार को राजा हरिश्चंद्र तीर मार देते हैं और उस समय श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। तब उनकी माँ बाप जो अंधे होते हैं, तब उनकी माँ कहती हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे आज अंधी बनाकर मेरे साथ ऐसा न्याय किया। ये पूरा उदाहरण आप पढ़िए कि मणि खोए भुजंग सी जननी, जैसे मणि खोने के बाद नाग इतना व्याकुल होता है, इतना दुखी होता है, उसी प्रकार श्रवण कुमार की माता बहुत दुखी हो रही हैं, कह रही हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो देखिए ये करुण रस है। ऊपर हमने आपको समझाया हास्य रस, और दोनों इतनी सरल भाषा में आपको समझाया कि बच्चा बच्चा याद कर ले। और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे करीब आपको 5 नंबर या 10 नंबर के देखने को मिल सकता है। आपका यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, वो यहाँ से बनता है। 100% एमसीक्यू यहाँ से बनने वाले हैं, वो एमसीक्यू यहीं से बनते हैं। ये टेबल आप याद कर लीजिए। अगर आपने ये याद कर ली तो समझ लीजिए आपका स्थायी भाव रस में आपका कोई नंबर काटने वाला नहीं है। और उससे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए, सबसे पहला वाला श्रृंगार रस, उससे अगला वाला हास्य रस, उससे अगला वाला करुण रस, उससे अगला वाला वीर रस। अगर आप ये 4 मात्र कितने हैं 4, अगर आप ये 4 रस याद कर लेते हैं, उनके स्थायी भाव याद कर लेते हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे और पेपर चाहते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे, इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।